Radhika Gaur with the session number 15 of your chapter metals and non-metals. And in this session we are going to talk about question answers of SAT 2. That is जो हमारे NCERT की टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with the question number 1. Which of the following pair will give displacement reaction? कौन सा पेयर है जो displacement reaction शो करेगा? NaCl solution in copper metal ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. MgCl2 सॉल्यूशन इन एल्यूमिनियम मेटल ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं कर सकता क्योंकि एल्यूमिनियम Mg को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. FeSO4 सॉल्यूशन इन सिल्वर मेटल ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है देन Fe. दिस इज द रीजन जो सिल्वर है वो भी Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. But option D, that is AgNO3 solution in copper metal, this will be the right answer because AgNO3 solution में से Ag को copper easily displace कर देगा. This is the reason displacement reaction वहाँ पे possible होगी. So the correct answer is D. The next question is which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? जो iron frying pan है उसे rusting से prevent करने के लिए हम कौन सा method use कर सकते हैं? फर्स्ट बाय अप्लाइंग ग्रीस का यूज करके. तो हम ग्रीस का यूज नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ग्रीस जो है वो फूड को अफेक्ट कर सकता है. अप्लाइंग पेंट को भी हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इट विल ऑल्सो अफेक्ट द फूड. बट ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक. हम जिंक की कोटिंग आयरन फ्राइंग पैन पे अप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो भी अफेक्ट नहीं होगा और जो हमारा आयरन पैन है वो भी अफेक्ट नहीं होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज An element react with oxygen to give a compound with a high melting point. एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड देता है. दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. ये जो कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल भी होता है. द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, वो एलिमेंट कौन सा होगा? दैट विल बी कैल्शियम. क्योंकि कैल्शियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो कंपाउंड वाटर में भी सॉल्युबल होता है. दिस इज द रीजन द करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए, दैट इज कैल्शियम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जो हमारी फूड कैन्स होती है हम उन्हें टिन के साथ कोटिंग करते हैं ना कि जिंक के साथ. इसका रीजन क्या होता है? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन. ऐसा नहीं होता कि जिंक कॉस्टलियर होती है टिन से. जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन. ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी करेक्ट नहीं है. बट द आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. जो जिंक होती है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव होती है. दिस इज द रीजन कि जो फूड कैन्स होती हैं हम उन्हें टिन से कोट करते हैं इन प्लेस ऑफ कोटिंग दैम विद जिंक. कि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो टिन से हायर होती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच. हाउ कुड यू यूज them to distinguish between samples of metals and non-metals? हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए? फर्स्ट थिंग इज दैट अ मेटल विल एक्सपेंड बट अ नॉन मेटल विल शट अप. हम हैमर के थ्रू जब वो डक्टाइल या मैलेबिलिटी करने की कोशिश करेंगे, मैलेबल करेंगे, तो जो मेटल है वो एक्सपेंड हो जाएगा. दैट इज वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और मैलेबिलिटी की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं. बट जो हमारा नॉन मेटल है वो शटर हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो ब्रिटल होता है, वो डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है. Also the valve will glow on passing electric current through the metal. जब हम मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराएंगे तो जो वल्व है वो ग्लो हो जाएगा but does not glow when pass through the non-metal. बट जब नॉन मेटल के थ्रू हम उसे पास कराएंगे तो वो ग्लो नहीं होगा. और उसका रीजन ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, while नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिविंग द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेफाइट विच इज अ एक्सेप्शन. The next thing is that assess the usefulness of these tests and distinguish between metals and non-metals. हमें क्या करना है? जो हमारे पास अवेलेबल मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूजफुलनेस बतानी है इस टेस्ट की. तो दिस टेस्ट आर यूजफुल इन मेजोरिटी केसेस. ज्यादातर केसेस में ये जो टेस्ट हैं वो यूजफुल रहते हैं एक्सेप्ट द ग्रेफाइट. सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के विच इज अ नॉन मेटल, जो एक नॉन मेटल होता है एंड येट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. उसका रीजन सिंपल सा होता है कि जो ग्रेफाइट है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस अकॉर्डिंगली बनी होती है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है. दिस इज द रीजन
ग्रेफाइट का एग्जाम्पल यदि छोड़ दिया जाए क्योंकि वो एक्सेप्शन होता है, ये जो टेस्ट हैं यूजफुल होंगे इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. हमें जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं उनके एग्जांपल्स बताने हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ द एसिड्स एंड बेसिस. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है. क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्शन जो एसिड्स हैं उनके साथ भी हो सकती है और बेसिस के साथ भी हो सकती है. दैट इज यदि ZnO की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, और यदि ZnO की रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं तब भी हमारा जो एक एलिमेंट है, दैट इज एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज रिएक्शन हो जाएगी. इससे क्या पता पड़ता है? जो हमारी ZnO है वो एसिड्स के साथ, दैट इज H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर रही है और बेसिस के साथ, दैट इज NaOH के साथ भी रिएक्शन दे रही है. तो क्या हुआ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? दोज ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ द एसिड्स एंड द बेसिस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू मेटल्स which will displace hydrogen from dilute acids. हमें दो ऐसे एटम्स, ऐसे मेटल्स के नेम बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनकी डाइल्यूट एसिड्स से, एंड टू मेटल्स विच विल नॉट, और ऑल्सो उनके भी नेम बताने हैं जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. तो यदि आपको याद हो तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज जिस टाइम पे करा रही थी तो मैंने आपको बताया था क्या कि जो जिंक है, जो आयरन है, वो हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट है. दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन से ब्लो एटम्स प्रेजेंट है, ब्लो मेटल्स प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. आयरन और जिंक दोनों ही हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट है. दिस इज द रीजन दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, बट कॉपर एंड सिल्वर विल नॉट displace it because they are present below the hydrogen in the reactivity series. The next question is, in the electrolytic refining of a metal M, what would you take as anode, the cathode and the electrolyte? हमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है किसी भी मेटल M की, तो वहां पे आप क्या देखते हो? क्या एनोड की तरह यूज करोगे, क्या कैथोड की तरह यूज करोगे, और क्या इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करोगे? तो एज आई टोल्ड यू इन द सेशन व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कि जो एनोड होता है वो इम्प्योर मेटल यूज करते हैं एनोड की तरह. जो कैथोड होता है वहां पे हम स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल लेते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेते हैं? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल M. दैट इज जिस मेटल की हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उसी के सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा. तो क्लियर हुआ, एनोड एक इम्प्योर मेटल होगा, कैथोड एक स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, एंड इलेक्ट्रोलाइट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल M. So the next question is, प्रत्युष took sulfur powder और spatula and heated it. अब आप फिगर में देख सकते हो कि प्रत्युष उसने एक स्पैचुला पे सल्फर पाउडर रखा है और उसे हीट किया है यूजिंग अ बर्नर. ही कलेक्टेड द गैस, उसने जो गैस है उससे जो ट्यूब है उसे इन्वर्टेड करके कलेक्ट कर लिया है. सो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन इट? ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर पे जो गैस है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड. फर्स्ट जो गैस है वो कौन सी होगी? सल्फर डाइऑक्साइड होगी. द गैस विल हैव नो इफेक्ट ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर. बट ये जो गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको एसिड्स एंड बेसिस के टाइम पे दैट जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर की होती है. कभी भी हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं क्योंकि हमें एक्वस सॉल्यूशन चाहिए होता है. बट यहाँ पे जब लिटमस भी ड्राई पेपर है और जो गैस है वो भी ड्राइड है, तो ऑब्वियसली जो गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर को कोई अफेक्ट नहीं करेगी. बट इन केस ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर द गैस विल टर्न इट इनटू रेड. जो गैस है वो मॉइस्ट लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि जो गैस है वो एसिडिक नेचर की होती है. रिएक्शन इसकी कैसे लिख सकते हैं? S plus O2 gives SO2. दैट इज सल्फर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. So the next question is, state two ways to prevent rusting of iron. Rusting of iron को हम कैसे prevent कर सकते हैं? उसके हमें दो ways बताने हैं. First, by applying paint on the iron objects. आपने देखा होगा जितने भी आपके railings वगैरह होते हैं, iron articles होते हैं, doors वगैरह होते हैं, उस पे हम पेंट अप्लाई कर देते हैं. वो पेंट हम किस लिए अप्लाई करते हैं? ताकि जो आयरन आर्टिकल्स हैं उन पे रस्टिंग ना लगे. जो मेटल है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन से हो ही नहीं पाएगा. जब ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा.
सेकेंड मेथड है बाय गैल्वेनाइजिंग आयरन, और भी काफी सारे मेथड है लाइक ग्रीसिंग से हम इसको हेल्प कर सकते हैं, प्लास्टिक कोटिंग से हम रस्टिंग को सेव कर सकते हैं, काफी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, बट 2 हमें स्टेट करने हैं। तो फर्स्ट हो गया बाय अप्लाइंग पेंट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज द बाय गैल्वेनाइजिंग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फाउंड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं तो किस टाइप की ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज SO2 और NO2। ये क्या हो गए, एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हो गए। ऑल्सो दे फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स, वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज CO एंड H2O क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो जब भी हमारे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो वो 2 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स का और न्यूट्रल ऑक्साइड्स का। क्लियर। एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल में सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर हो गया, ये हो गया एग्जांपल न्यूट्रल ऑक्साइड का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। जो प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, हम उसे ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर मैल्येबल, वो मैल्येबिलिटी शो करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं और उनकी जो रिएक्टिविटी लो होती है। अब मैल्येबल डक्टिलिटी होने की वजह से हम उन्हें फाइन ज्वेलरी की डिजाइन में शेप दे सकते हैं, और उनकी लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से उनका जो कलर है वो डल नहीं पड़ेगा ऑक्सीजन के या एयर के कांटेक्ट में आके। दिस इज द रीजन हम प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर को ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज करते हैं। बी है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ये जितने भी सब्सटेंस हैं जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, इन्हें हम ऑयल के अंडर रखते हैं बिकॉज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उससे इनकी रिएक्शन नहीं हो पाई क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑयल्स में स्टोर करके रखते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। जो एल्यूमिनियम है वो काफी रिएक्टिव मेटल होता है, इसी फिर भी हम उसे कुकिंग के लिए यूटेंसिल्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर अटैक ऑफ ऑक्सीजन, वो उन्हें ऑक्सीजन के अटैक से सेव कर लेती है और जो कुकिंग के में जो फूड वगैरह होता है उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है और मेटल भी हमारा डैमेज नहीं होता है। The next is carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसमें कार्बोनेट्स और सल्फाइड ओर्स होती है, उन्हें हम पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं, बिकॉज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू मेटल इज इजियर। जो ऑक्साइड्स हैं उनका रिडक्शन मेटल्स में करना इजियर होता है देन रिड्यूसिंग द कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स ओर, इसीलिए हम सबसे पहले उन्हें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। You must have seen Turnus copper vessel being cleaned with lemon or turmeric juice. Explain why these four substances are effective in cleaning the vessels. Copper is tarnished due to the formation of a basic carbonate because of its reaction. कॉपर किस लिए टर्निश हो जाता है, क्योंकि जो बेसिक कार्बोनेट्स है उनका फॉर्मेशन हो जाता है एंड विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। क्यों, क्योंकि उसकी जो रिएक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर से हो जाती है जो एयर में प्रेजेंट होता है। द एसिड्स ऑफ लेमन और टर्मरिक जूस, जो टर्मरिक जूस होता है और लेमन जूस होता है वो एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं कार्बोनेट्स को एंड दस द कॉपर वेसल्स बिकम क्लीन, और इसीलिए जो कॉपर वेसल्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। दिस इज द रीजन वी यूज लेमन जूस और टर्मरिक जूस फॉर क्लीनिंग द वेसल्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन वेंट टू डोर पॉलिशिंग अ गोल्डस्मिथ। एक मैन है वो डोर टू डोर जाता है गोल्डस्मिथ की तरह। He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. वो प्रॉमिस करता है कि वो ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट जितने भी हैं उनको ग्लिटर करके लेके आएगा। एंड अनसस्पेक्टिंग लेडी गिव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स। एक अनसस्पेक्टिंग लेडी है, उसने उसे गोल्ड बैंगल्स का सेट दिया टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसने क्या किया, उसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप कर दिया। द बैंगल स्पार्कल्ड लाइक न्यू। जो बैंगल्स हैं वो पहले की तरह जो ग्लो करने लगी जैसे न्यू हो एंड देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली, बट उनका जो वेट था वो रिड्यूस हो गया। द लेडी वाज अपसेट बट आफ्टर अ फर्टाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट। जो लेडी थी वो अपसेट हो गई बट आफ्टर अ फर्टाइल आर्ग्यूमेंट थोड़ा टाइम बाद द मैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज्ड। क्या बता सकते हो कौन सा जो सोल्यूशन है उसने यूज किया, दैट वाज एक्वारीजिया।
एक्वारीजिया होगा, क्योंकि एक्वारीजिया क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ 3 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वारीजिया। तो ये क्या हुआ, उसने एक्वारीजिया का यूज किया था जिसमें 3 वॉल्यूम उसने कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1 वॉल्यूम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में मिक्स करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया था, जिसमें उसने जो गोल्ड था उसे डिप करा था और डिप करने की वजह से जो गोल्ड था वो शाइन करने लगा था। एक्वारीजिया को इसी वजह से लैटिन में रॉयल वाटर कहा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। क्या रीजन होता है जो कॉपर है उससे हम हॉट वाटर टैंक्स का फॉर्मेशन करते हैं जबकि स्टील से नहीं करते। कॉपर इज मैलिएबल, कॉपर जो है मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका गुड कंडक्टर होती है। दिस इज द रीजन हम जो कॉपर है उसे यूज करते हैं टू मेक हॉट वाटर टैंक्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने आज जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है और हमने जो चैप्टर था अपना उसे भी कंप्लीट कर लिया है। In next chapters we are going to talk about much more our chemistry textbook. Till then, good luck.